सब पे नजर अंदर की खबर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टोटल हेल्थ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, दांत इंसान की शख्सियत का अहम हिस्सा हैं। कहते हैं लोगों को मुस्कुरा के देखना भी सदका है। जहां आपकी मुस्कुराहट आपकी खूबसूरती में इजाफा करती है, वहीं आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं वो आपसे मिलना, आपसे बात करना पसंद करते हैं अगर आपकी मुस्कुराहट दिलकश और ख़ूबसूरत होती है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, सबसे ज़्यादा तरीके अपनाए जाते हैं दांतों को साफ़ करने के। कुछ लोग दांतों पर कोयला रगड़ते हैं, कुछ नमक रगड़ते हैं, राख से भी दांतों को चमकाया जाता है और ये रवायत बहुत अरसे से चली आ रही है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 50 साल की उम्र में दांतों ने तो वैसे भी झड़ जाना है, भला इनका क्या रोना रोएं। लिहाजा जब तक हैं तब तक देखें। और जब दांतों में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, यानी दांतों से पेन कॉज करता है या दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, मसूड़ों से खून आने लगे या फिर सफाई ना करने की वजह से दांतों में बदनुमा धब्बे ज़ाहिर होने लगे, तो अक्सर लोग मुस्कुराना कम कर देते हैं या फिर मुंह बंद करके मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सब इश्यूज़ पर बात करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दांतों की सफाई का सही तरीका क्या है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डेंटल सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर शाहजेब पटोली। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच आफत साहब, आपने मुझे इनवाइट किया आज यहाँ पे। डॉक्टर साहब, जहाँ पाकिस्तान में डेंटल हेल्थ अवेयरनेस की कमी देखी जाती है, वहीं बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं दांतों की सफाई के लिए। कुछ लोग कोयला रगड़ते हैं दांतों पे, कुछ नमक का इस्तेमाल करते हैं, केले के छिलके इस्तेमाल किए जाते हैं और दीगर मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं। आप बहैसियत डेंटल सर्जन, आपको क्या लगता है ये तरीके ठीक हैं? इसमें क्या सच्चाई है, क्या बेहतर है? देखिए शराफत साहब, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो होम रेमेडी भी यूज़ होती हैं एज अ होम रेमेडीज़। कुछ चीज़ें होती हैं जो हर्बल मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ होती हैं। अगर आप बात करते हैं चारकोल की, कोयले की, कोयला इस फॉर्म में नहीं यूज़ किया जाता है जैसे हम नॉर्मल जलाने के लिए कोयला यूज़ करते हैं। इसको पीस के दांतों पे नहीं डायरेक्ट लगा सकते। दैट शुड बी इन एक्टिवेटेड फॉर्म, लाइक उसमें केमिकल रिएक्शंस ना हो जो आप डायरेक्टली अगर अपने गम्स पे या दांतों पे लगाएं और उसकी एब्रेशन जो है वो आपके दांतों के एनेमल्स को चिप ऑफ ना करें। तो बहुत सारी रीज़न इस तरह है। जैसे आपने नमक का बात की, नमक भी अप्लाई कर सकते हैं बट नॉट इन लाइक वेरी हार्श, जो बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं उसकी उसमें शेप में नहीं कर सकते हम। उसको भी पीस के और एक्टिवेटेड फॉर्म्स या उसको किसी के साथ मिला के जो कंपनीज़ उस पर रिसर्च करती हैं हम यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो नमक जो है वो हम नीम गर्म पानी में मिला के उससे रिंस करें तो उससे मसूड़े बहुत अच्छे आपके हीलिंग होती है उससे, और उसमें बड़े हेल्दीनेस फील करते हैं। दैट्स अ नेचुरल माउथ वॉश। आप दूसरे माउथ वॉशेस ख़रीदें तो आप इसको घर पे बना सकते हैं नमक मिला के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुख्तलिफ मिथ मशहूर हुई होती है और लोग उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, और जब उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद भी यही तरीके अपनाते थे। उसमें दंदासा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है दांतों की सफाई के लिए, मसूड़ों की बेहतरी के लिए कहा जाता है। इसके साथ साथ केले के छिलके यूज़ किए जाते हैं और कच्चा अखरोट भी इस्तेमाल किया जाता है दांतों की सफाई के लिए। तो क्या ये सब तरीके ठीक हैं दांतों की सफाई के लिए? सर वही बात आ गई कि मैंने आपसे जैसे अर्ज़ किया कि बहुत सारी चीज़ें जो डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते, दैट शुड बी टेस्ट इन लेबॉर्ट्री बिफोर अप्लाइंग। तो अगर आप बात करते हैं केले के छिलकों के, कुछ लोग उसको एज अ सोडा में मिला के वाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं, दांतों के सफ़ेद करने के लिए। आपने अखरोट की बात की, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट क्योंकि मैंने सुना नहीं आज तक। और आपने जो बात की अपना दंदान सांस, जो अपना मसवाक होता है, मसवाक तो इस्तेमाल करना सुन्नत भी है। दंदासा भी एक चीज़ है जो कि लोग यूज़ करते हैं और गम्स की प्रोटेक्शन के लिए उनका कहना है कि इससे दांत भी बेहतर होते हैं और दांत वाइट भी होते हैं। तो क्या ये अच्छा, दंदासा का मुझे पता नहीं टू बी ऑनेस्ट। अगर आप बात करते हैं अपना मसवाक की, मसवाक तो एक सुन्नत भी है यकीनन। और उसका एक्सट्रैक्ट भी यूज़ किया जाता है टूथपेस्ट के अंदर, तो वो यूज़ कर सकते हैं। दंदासा मुझे पता नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता आपको। जी डॉक्टर साहब, असल में ये शो जो है इसमें हम ये पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोग डेंटल सर्जन्स को क्यों नहीं रब्ता करते, क्यों जब तक पानी सर से गुजर ना जाए और बीमारी बढ़ ना जाए तो एक डेंटिस्ट से रब्ता नहीं किया जाता। बहैसियत कौम हमें ये काहली और सुस्ती देखी गई है कि हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। तो इस पे आप क्या कहते हैं कि कब डेंटल सर्जन से रब्ता करना चाहिए? जब आपको ओरल हेल्थ का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए या प्रिकॉशन के तौर पे आप पहले ही रब्ता कर सकते हैं? क्या तरीका है?
सर बेसिकली प्रॉब्लम पाकिस्तान में सिर्फ ये है कि हमने पब्लिक हेल्थ पे इतना काम नहीं किया पाकिस्तान में, ना मेडिकल पब्लिक हेल्थ पे, ना और हेल्थ हाइजीन पे या डेंटल पब्लिक हेल्थ पे। मैं एग्जांपल देता हूँ यूके की। उधर मैं जब यूके में था तो उधर हमारे क्लिनिक्स काम करते थे ऑन प्रिवेंशन ऑन द किड्स। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स होते थे वहाँ पे, जिस पे जाके हम एप्लीकेशन करते थे फ्लोराइड की। दैट्स अ प्रिवेंशन से आपके डेंटल कैरीज नहीं बढ़ती, दूसरे दांतों के प्रॉब्लम नहीं आते। इससे इकनॉमी पे बजट जो है, इकनॉमी आपकी वो कंट्रोल रहती है। तो इस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए पाकिस्तान में कि आप प्रिवेंशन पे काम करें, ओरल हेल्थ पब्लिक हेल्थ पे काम करें, डेंटल पब्लिक हेल्थ पे। अवेयरनेस उसी से आएगी। अब उसके लिए आपको ग्रुप्स बना के स्कूल्स में विजिट्स करवाएं डॉक्टर्स के। आप गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट कॉलेजेस ऑलरेडी करवाते हैं। कम्युनिटी का डेंटिस्ट्री में एक सब्जेक्ट है कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, जिसमें ये किया जाता है कि स्कूल्स में जाके विज़िट किए जाते हैं और उसमें हम सारा प्रिवेंशन और ये सारी चीज़ें बच्चों को बताते हैं। अवेयरनेस लेके आते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरह ब्रशिंग करनी है, क्या क्या और हाइजीन आपको किस तरह मेंटेन करनी है। और उसके बाद अगर दे हैव सम प्रॉब्लम्स लाइक डेंटल कैरीज या कुछ उनको प्रॉब्लम है, तो उनको कहते हैं कि आप विज़िट्स करें, कॉलेजेस में विज़िट करें, क्लिनिक्स में विज़िट करें। दूसरी बात आपकी जो क्वेश्चन था कि लोग क्यों अप्रोच नहीं करते, दे थिंक कि डेंटिस्ट्री इज़ अ बिट एक्सपेंसिव। अगर वो आप पेशेंट आपका पहले विज़िट कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर थोड़ी सी कैरीज देखिए दांत में, आपके पास विज़िट कर लें, फिलिंग करवा लें, आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, पेन से भी बच जाएंगे आप। बट जब आप आ जाएंगे सीवियर कंडीशन पे, जब कैरीज आपकी पल्प तक पहुंच जाती है, आपको सीवियर पेन होता है, स्वेलिंग होती है, तब आप आएंगे तो इट विल बी एक्सपेंसिव फॉर यू। रूट कैनाल की तरफ जाना पड़ेगा, क्राउन की तरफ जाना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द मेडिसिन एज वेल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी सोच पाई जाती है अवाम में कि 50 साल की उम्र में दांतों ने वैसे भी झड़ जाना है, तो उनका भला क्या रोना रोएं, तो जब तक हैं तब तक देखें। तो इस पे आप क्या कहते हैं कि आपको पहले से ही उसकी केयर करनी चाहिए या बस छोड़ दें उसको? सर देखिए, ये जो आपने बात की ये बिल्कुल गलत है कि 50 साल के बाद दांत गिर जाते हैं। अगर आपने अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखी हुई है, इवन दो बहुत सारे मैंने पेशेंट्स देखे हैं जो डायबिटिक होते हुए उनके अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 70 ईयर्स ऑफ एज सारे दांत मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन की हुई है, रेगुलर डेंटिस्ट को विज़िट करते हैं। इवन तो यूके में मैंने देखा 70-75 ईयर्स ओल्ड मेल्स एंड फीमेल्स दे हैव ब्यूटीफुल टीथ, क्योंकि वो ओरल हाइजीन मेंटेन रखते हैं। एवरी आफ्टर 6 मंथ डेंटिस्ट को विजिट करते हैं, स्केलिंग पॉलिशिंग करवाते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है बिफोर एक्सट्रैक्शन दे वांट टू सेव द टूथ। अगर आप कहेंगे सिर्फ दांत निकाल दें, दांत निकालने के बाद बहुत नुकसान है, रादर देन उसको सेव करने। अगर आप उसको सेव कर दें तो आपके दांत दूसरे भी साइड में भी जो भी दांत हैं ऊपर नीचे वो भी बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने केरीज का जिक्र किया, ये केरीज होते क्यों हैं और क्या केरीज का की एग्जांपल ऐसे ही है जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है और इसी तरह दांत को भी वो खोखला कर देते हैं, केरीज या कैविटीज़ की अगर हम बात करें, और ये होते क्यों हैं? सर एग्जैक्टली जो आपने बात बताई इसी तरह ही है। अगर आप कोई चीज़ खाते हैं, उसको ब्रशिंग नहीं करते या ब्रश करने के बावजूद आपका फूड इन्फेक्शन दोनों दांतों के बीच में, मैं आपको इधर थोड़ा दिखाना चाहूँगा, लाइक ये जो स्पेस है इस दांतों के बीच में अगर खाना फंस जाता है उसको आप नहीं निकालते। उसको इसलिए नहीं निकालते क्योंकि आपका इस जगहों पे ब्रश अप्रोच नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको निकालने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक आता है डेंटल फ्लॉस। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हैबिट होती है कि वो टूथपिक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ आप आपको। टूथपिक यूज़ ना करें क्योंकि टूथपिक मसूड़ों को भी नुकसान पहुँचाती है और दांतों को भी नुकसान पहुँचाती है। आप डेंटल फ्लॉस यूज़ करें। इस धागा जो हर जगह से मिल जाता है, डेंटल हर फार्मेसी से मिल जाता है, इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आप कोशिश करें डेंटल फ्लॉस से अपने दांतों के बीच में जो खाना फंसा हुआ है इसको आप निकालें प्रॉपर्ली। सही है। अगर वो नहीं निकलेगा, दांतों में फंसा हुआ होगा, तो इस तरह आपको साइड्स पे दांतों के कैरीज लग जाएंगी। और ये एग्जैक्टली इसी तरह ही है जैसे आपने दीमक की बात की, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। बैक्टीरिया एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो डिमिनरलाइज करते हैं दांतों को, और उसकी वजह से कैरीज होती हैं। हाँ, जो आपने बात की है, अगर किसी को धागे से या फ्लॉस से फूड इन्फेक्शन नहीं निकल्ती, स्पेस बड़ा है, कुछ पेशेंट आते हैं कि हमारे दांत होते हैं आपके जी दांतों के बीच में, इंट्राडेंटल स्पेस कहते हैं इन जगहों को। कुछ किसी लोगों के ये स्पेस ज़्यादा बड़े होते हैं जिसमें आपका धागा या फ्लॉस काम नहीं करता। तो दिस इज़ अ इंट्राडेंटल ब्रशेस, ये आप यूज़ करें, बेटर देन टूथपिक।
ओके। या आप रीयूज़ भी कर सकते हैं इसको। आप यूज़ करने के बाद माउथ वॉश में 5 मिनट्स के लिए रख दें, इट विल बी डिसइंफेक्टेड एज वेल, तो आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। और जो हम बात करते हैं गम्स की इन्फेक्शन की, दांतों की इन्फेक्शन की, इसकी बेसिक रीजंस क्या होती हैं? क्या प्रिकॉशंस की जाएँ कि हम ऐसे इन्फेक्शन से बच जाएं? सर देखिए, दांतों के इन्फेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तो डेंटल कैरीज़ हैं और एक गम इन्फेक्शंस हैं, सही है। जो डेंटल कैरीज़ है उससे बचने का तरीका ये, आप ब्रशिंग सुबह और शाम करें। एवरी आफ्टर 6 मंथ डेंटिस्ट का विज़िट करें, चाहे वो प्राइवेट डेंटिस्ट हो, गवर्नमेंट के डेंटिस्ट हो, या आपके जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें भी आपके बड़े कम चार्जेस में, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट आजकल तो वो चेकअप करते हैं। आप उधर जाएँ, विज़िट करें, उधर चेक करवाएँ। दूसरी बात ये कि जो डेंटल कैरीज़ के होने के चांसेस यही हैं कि जब आप ब्रशिंग नहीं करेंगे तो फूड इन्फेक्शन की वजह से आपका डेंटल कैरीज होंगी। इससे प्रिवेंशन यही है, आप ब्रशिंग प्रॉपर करें, सुबह शाम माउथ वॉश यूज़ करें। माउथ वॉश नहीं यूज़ कर सकते तो आप नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुलियाँ करें। दैट्स अ नेचुरल माउथ वॉश, इट विल कीप योर गम हेल्दी एज वेल, एंड आप बैक्टीरियल ग्रोथ कम करेगा आपके मुंह में। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रशिंग का आपने बार बार जिक्र किया, मैं अगेन जानना चाहूँगा कि ब्रशिंग की सही टेक्निक क्या है? हम अपने हर एपिसोड में सब डेंटिस्ट से ये क्वेश्चन ज़रूर करते हैं ताकि एटलीस्ट हमारी पब्लिक को ब्रशिंग आ जाए, हम सही तरीके से ब्रश कर सके दांतों को। और इस हवाले से और भी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं, वो भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले आप काइंडली ब्रश का बताएं कि क्या टेक्निक है इसकी। सर ब्रशिंग सिर्फ दांतों को रगड़ना ब्रशिंग नहीं होती है। कुछ लोग समझते हैं बस हम दांतों को रगड़ेंगे, इट्स अ प्रॉपर ब्रशिंग इज़ नॉट लाइक दैट। कुछ कहते हैं कि हम 5 मिनट तक ब्रशिंग करते रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम 10 मिनट तक ब्रशिंग करते हैं, हम 3 दफ़ा ब्रशिंग करते हैं। इज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस अनटिल अनलेस के जब तक आपकी टेक्निक प्रॉपर ना हो ब्रशिंग की। अब ब्रशिंग की टेक्निक ये कि आपका ब्रश इतना उसकी अप्रोच हो कि ये पीछे तक प्रॉपरली आपके अप्रोच कर सके, पीछे तक पहुंच सके। आप इसको सर्कुलेशन मूवमेंट में भी कर सकते हैं। इसको आप एंगुलेटेड करके गम्स और दांतों के बीच में उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं, ताकि आपके जो फूड इन्फेक्शन हो या प्लाक हो वो इधर से रिमूव हो जाए। अगर प्लाक और फूड इन्फेक्शन यहाँ पे रह जाती, मोस्टली आप देखें खाना खाने के बाद आपकी इन जगहों पे खाना फंस जाता है, स्टे कर जाता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल मार्जिन कैरीज हो जाती हैं और आधा दांत टूट जाता है। जी, इसको सेव करने के लिए ये कि आपके ब्रशिंग अप्रोच प्रॉपर हो इस जगह पे, आगे और पीछे। फ्रंट पे तो ऑब्वियसली इज इजी टू डू द ब्रशिंग। एग्जैक्टली। दूसरी बात ये कि नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त वज़ू होता है, 3 वक्त वज़ू होता है, तो उस टाइम पे देखें तो अगर आप फिंगर से भी यूज़ कर सकते हैं, फिंगर को आप अगर अप्लाई करें, इससे भी आपका सारा जो फूड इन्फेक्शन होगी वो निकल आएगी। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड यू हियर, हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ब्रश पे लगा के। अगर आप उस टूथपेस्ट को फिंगर पे अप्लाई करके सारे दांतों पे और गम्स पे अप्लाई करके उसके बाद ब्रश करें, इट विल बी वेरी इफेक्टिव। अच्छा, ये जो आपने फिंगर के साथ दांतों को साफ़ करने की बात की, तो कुछ लोग मंजन का इस्तेमाल करते हैं, टूथ पाउडर यूज़ किया जाता है या टूथपेस्ट, इन तीनों में क्या बेहतर है? जो अगेन वो आ जाता है एब्रेसिव, उसमें होते हैं इंग्रेडिएंट्स ना। और जो आपका टूथपेस्ट है इस लुब्रिकेंट, एंड इस कंटेन कैल्शियम एंड फ्लोराइड विच वी नीड फॉर द टूथ, कि हमें दांतों के लिए ज़रूरत होती है उसके लिए। टूथ का स्ट्रक्चर यही है आपका कैल्शियम और फ्लोराइड। अगर कैल्शियम और फ्लोराइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपकी कैरीज जल्दी लगेंगी, आपके दांत जल्दी ख़राब होंगे। तो इस बेटर कि आप टूथपेस्ट वो यूज़ करें जिसमें फ्लोराइड और कैल्शियम मौजूद हो, और उसको अप्लाई करके कुछ देर के लिए छोड़ें, लाइक फॉर 30 सेकेंड्स, फिर उसको ब्रश करें, इट विल बी मोर इफेक्टिव। अच्छा, एक क्वेश्चन हमें आया था किसी दोस्त की तरफ से, उन्होंने ये पूछा है कि एक टैबलेट का उन्होंने जिक्र किया, मैं उसका नेम यहाँ मेंशन नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि दांत दर्द होने की सूरत में हम वो टैबलेट अपने दांत के ऊपर रख लेते हैं, या फिर लौंग का एक पीस रखने से भी दर्द को रिलीफ हो जाता है। क्या इसमें कुछ हकीकत है? जी सही है, बिल्कुल सही बात है। कुछ लाइक मैंने कहा ना, होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। जब फ़ौरन आप किसी डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते, या यू आर आउट ऑफ स्टेशन किसी जगह पे जहाँ पे डेंटिस्ट आप नहीं कहते कि इस डेंटिस्ट के पास जाना है बिकॉज हाइजीनिक रीज़न एंड समथिंग, सो यू कैन यूज़ द लौंग जो है बेसिकली सुन कर देती है आपके पल्प को, दांत को। तो सुन होने की वजह से आपका पेन रिलीव हो जाता है कुछ देर के लिए। यानी उसमें एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो सुन कर देती है। वो सुन कर देती है, एग्जैक्टली। ओके। तो डॉक्टर साहब, आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में आप क्या ऐसी एडवाइस करना चाहेंगे जिससे हमारी आम पब्लिक को अवेयरनेस हो जाए, डेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस को वो समझ सकें? सर मैं तो यही कहूँगा कि सबको एक दफ़ा आफ्टर 6 मंथ डेंटिस्ट के पास विज़िट करना चाहिए।
अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखें ताकि आपको जो डेंटल प्रॉब्लम से कम हो। इस पे आपका एक्सपेंस भी कम आएगा, इस पे आपके छुट्टियां भी कम होंगी बच्चों की, अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं या आप खुद ऑफिस में दांत की दर्द की वजह से नहीं जा सकते। ओरल हाइजीन आपकी मेंटेन होगी तो आपके स्टमक प्रॉब्लम कम होंगे। अगर ओरल हाइजीन आपकी अच्छी होगी, दांत आपके नहीं निकले होंगे तो आपके जॉज प्रॉपरली काम करेंगे, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा माइग्रेन या इस साइड पे पेन या इस साइड पे पेन, इससे आप सेफ रहेंगे। कोई जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है अगर आप दांतों को निकलवा दें, एक्सट्रैक्ट करवा दें। इसके अलावा हमारे क्लिनिक्स मौजूद हैं और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते दे आर वेलकम, वी वॉन्ट चार्ज टू देम, और हम डिस्काउंट भी दे देंगे जितना हमसे हो सकता है। हॉस्पिटल्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जाएं, वहाँ पे बड़े कम चार्जेस में आजकल ट्रीटमेंट्स हो रही हैं। तो एवरी डोर्स आर ओपन फॉर यू, बट यू हैव टू डू, आपको जाना पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने दांतों पे ताकि आपकी फ्यूचर में दांत भी सेफ रहें। और आपकी ओरल हाइजीन के अलावा आपकी बॉडी उससे बड़ा इफ़ेक्ट करती है, आपके एस्थेटिक बड़ा इफ़ेक्ट करती है उससे। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में टाइम देने के लिए, और थैंक यू कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए एक फ्री कंसल्टेशन की ऑफ़र दी। इस पे आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर शाहज़ेब पटोली की गुफ्तगू से यकीनन आपको बेहद फ़ायदा हुआ है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो हेल्थ के हवाले से या डेंटल हेल्थ के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। अपने होस्ट शराफत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।